हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है सैम्पलिंग की डेफिनेशन और उसकी टेक्निक्स के बारे में देख लिया था कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। आज के वीडियो में हम लोग जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम पॉपुलेशन में से सैंपल्स को लेते हैं ताकि हम उन पे स्टडी कर सके, रिसर्च कर सके और डाटा को एनालाइज कर सके। ठीक है, तो अब देखते हैं सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं। मेजरली दो टाइप होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है और जो सेकंड टेक्निक होती है वो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। हम लोग आज डिटेल में डिस्कस किसे करेंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स मीन्स नॉट every person in the population has an equal chance of being selected for the study। यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि बिना संभावना वाली, मतलब यहाँ पे जो है पूरी पॉपुलेशन में से किसी को भी सेलेक्ट होने की संभावना नहीं होती। यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सनों को चूज़ किया जाता है और उनके ऊपर रिसर्च की जाती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसर्चर। यानी कि इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि हर किसी को जो है सैंपल बनने की भागीदारी नहीं दी जाती। मतलब एक तरफ से हम लोग देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी वाली सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसमें हर किसी को चांस मिलता है कि कोई भी जो है सैंपल बन सकता है या फिर हम किसी भी सैंपल को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है किसी के भी सैंपल बनने की ये जो संभावना होती है वो काफ़ी कम होती है। यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डिसीज़, अकॉर्डिंग टू देयर डिसीज़ और एज। मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होता है उसे एक पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर जो है रिसर्च करनी है तो वो जाएगा और उस डिसीज़ वाले पेशेंट को लेगा और उनके ऊपर रिसर्च कर लेगा। वो हर किसी को चूज़ नहीं करते बैठेगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हो गई। ठीक है, the researcher decide who will be included in the sample based on convenience, purpose और judgment। मतलब इसमें जो है रिसर्चर चूज करते हैं कि कौन उनके सैंपल के इसमें चूज होगा। मतलब कन्वीनियंस यानी कि सुविधा के अकॉर्डिंग। यानी कि कभी कभी रिसर्चर क्या करते हैं कि जो बंदा मिल गया उसी को ले लिया। मतलब हॉस्पिटल में 100 पेशेंट है लेकिन 100 पेशेंट में से सिर्फ 20 अवेलेबल है वार्ड में, तो वार्ड में से 20 को ले लिया और बाकी को छोड़ दिया। या फिर पर्पस के थ्रू कि किसी पर्टिकुलर डिसीज़ वाला पेशेंट है तो हम उसी पेशेंट को लेंगे, या फिर जजमेंट के थ्रू जो है वहाँ पर सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट रैंडम बट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर चॉइस। मतलब ये जो है रैंडम नहीं होती, रिसर्चर की चॉइस पे बेस्ड होती है, जैसे कि मैंने बताया डिसीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, इट इज़ ईजी, क्विक एंड inexpensive but the result may be biased and cannot be generalized टू द एंटायर पॉपुलेशन। इसमें जो है ये मेथड जो है काफ़ी क्विक होती है क्योंकि जैसे हम सुविधा के अकॉर्डिंग जितने पेशेंट मिले उनको ले लेते हैं। ठीक है, और इनएक्सपेंसिव होती है यानी कि जो हम बहुत सारे लोगों पे हमें स्टडी नहीं करनी पड़ती। जो डिसीज़ वाला बंदा है उसे पकड़ेंगे, उसके ऊपर स्टडी कर लेंगे और जो है उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इनएक्सपेंसिव भी होगी और साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट है, मतलब अब हम उन्हीं पर्सन को चूज़ करेंगे जिन्हें एक पर्टिकुलर डिसीज़ है। ठीक है, तो ये हर एक पेशेंट के लिए नहीं बनी होगी। मतलब ये बाइस्ड होगी कि उन्हीं जो पेशेंट के है उनके लिए ये रिसर्च हमारी बेस्ड होगी, हर पेशेंट के लिए बेस्ड नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में देखते हैं, उसमें हम किसी को भी लॉटरी मेथड से या फिर अदर किसी मेथड से किसी भी पर्सन को रैंडमली सैंपल के इस पे ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक जनरलाइज डाटा कलेक्ट होता है जो सारी पॉपुलेशन के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी डाटा कलेक्शन होता है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी जो टेक्निक होती है उसके थ्रू जो है ऐसा एनालिसिस होता है कि वो एनालिसिस रिजल्ट हम लोग पूरी एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बायस्ड होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर इसमें स्टडी होती है और उन्हीं पर्सन को चूज़ किया जाता है जो उस डिसीज़ से एक ग्रस्त है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ नर्स सेलेक्ट ओनली द पेशेंट हु आर प्रेजेंट इन द वार्ड एट द टाइम। जैसे कि एक नर्स को स्टडी करनी है और वो पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट को कि
का वेट ना करते हुए जो पेशेंट अवेलेबल है उन पे स्टडी कर लेगी, रिसर्च कर लेगी और उसकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ईच पर्सन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन को जो है चांस नहीं होता कि उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन डिपेंड ऑन द रिसर्चर कन्वीनियंस और जजमेंट। और इसमें जो क्या होता है सिलेक्शन किसके बेस पे होता है, रिसर्चर के बेस पे कि वो रिसर्च किस पे कर रहा है, या फिर वो किसे चाहता है अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना, या फिर कन्वीनियंस यानी कि सुविधा के अकॉर्डिंग कि उस टाइम पे कौन अवेलेबल है, या फिर जजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज़ सिंपल, क्विक एंड इकोनॉमिकल, मतलब ये जो है काफ़ी सिंपल और क्विक होती है। ठीक है, बायस में भी अगर इन सिलेक्शन, और सिलेक्शन बायस्ड होता है क्योंकि जो रिसर्चर है वो देखता है कि भाई मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कौन सा पेशेंट फिट बैठ रहा है, वो उस पेशेंट को चूज़ कर रहा है, तो ये रिसर्च क्या हो जाती है, बायस्ड हो जाती है। ठीक है, फाइंडिंग कैन नॉट बी जनरलाइज टू द होल पॉपुलेशन, और इसके थ्रू जो फाइंडिंग्स आई है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन हुआ था सैम्पल्स का वो बायस्ड था। ओके, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके मेजरली 4 टाइप आते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, देन परपोसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग, देन कोटा सैम्पलिंग, देन स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, अब हम इन्हें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी कि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम सैम्पल्स को चूज़ कर लेते हैं, या फिर रिसर्चर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सैम्पल्स को चूज़ करता है। ठीक है, द रिसर्चर सेलेक्ट द पीपल हु आर इजीली अवेलेबल और कन्वीनियंट टू स्टडी, मतलब जो पेशेंट इजीली अवेलेबल है उनको रिसर्चर चूज़ कर लेता है। एग्जाम्पल, सेलेक्टिंग पेशेंट हु आर प्रेजेंट इन द वार्ड एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि जिस टाइम पे जो रिसर्चर है डाटा कलेक्ट कर रहा था उस टाइम पे जितने पेशेंट थे वार्ड में, रिसर्चर ने उनका जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिया और अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी, बाकी पेशेंट का वेट नहीं किया। ठीक है, तो ये हो जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, देन अगला पॉइंट आता है पर्पोसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, द रिसर्चर पर्पसफुली चूजेस द पार्टिसिपेंट्स हु हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द स्टडी। ठीक है, मतलब पर्पोसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च या फिर अपना जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को चूज़ करता है। जैसे कि कोई रिसर्चर है वो डायबिटिक वाले पेशेंट के ऊपर स्टडी कर रहा है या फिर रिसर्च कर रहा है, तो वो जाएगा और स्पेसिफिक डायबिटीज़ वाले पेशेंट को चूज़ करेगा एज ए सैम्पल, और उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करेगा। ठीक है, तो ये हो गया जजमेंटल सैम्पलिंग की, इसमें जो रिसर्चर है वो जजमेंट करता है, उसके बाद में सैंपल को चूज़ करता है। ठीक है, देन हमारा अगला पॉइंट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतने मेल होंगे, इतने फीमेल होंगे, या फिर जो है इतने एज ग्रुप वाले इस ग्रुप में होंगे और इतने एज ग्रुप वाले इतने ग्रुप में होंगे, मतलब एज ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है, या फिर मेल फीमेल डिवाइड कर दिए जाते हैं, या फिर डिसीज़ वाले जिनकी सेम डिसीज़ है उनको अलग अलग ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उनमें से जो है सैंपल कलेक्ट कर लिए जाते हैं। द रिसर्चर इंश्योर दैट सर्टन कोटा और नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप is included, selecting 20 मेल और 20 फीमेल पार्टिसिपेंट फॉर द स्टडी, यानी कि 20 मेल और 20 फीमेल ले ली, एक कोटा बना दिया कि 20 मेल और 20 फीमेल होंगे और उन लोगों के ऊपर स्टडी की जाएगी, तो वहाँ पर जो है उनको चूज़ किया जाएगा और फिर उनके ऊपर स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोटा सैम्पलिंग। अगला पॉइंट आता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो है स्नोबॉल यानी कि जो बर्फ़ वाली बॉल होती है वो कैसे स्टार्टिंग में छोटी सी रहती है, उसके बाद जैसे वो बर्फ़ में लुढ़कते जाती है, आगे चलते जाती है, वो बड़ी होते जाती है। वैसे ही स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी क्या होता है कि जब रिसर्चर किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के पास जाता है और उसे समझाता है कि भाई मैं इस डिसीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, अगर तुम इस डिसीज़ से ग्रस्त किसी पेशेंट को जानते हो तो तुम मुझे उसका पता दो ताकि मैं उससे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ, ताकि तो उससे क्या होता है रिसर्चर एक सैंपल लेता है, फिर दूसरा सैंपल लेता है, फिर वो जो दूसरा सैंपल मिला था वो और लोगों को बताता है, तो ऐसे करके धीरे धीरे सैंपल्स बढ़ते जाते हैं, तो इसीलिए इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है, यूज्ड व्हेन पार्टिसिपेंट आर डिफरेंट टू फाइंड
रेयर पॉपुलेशन द फर्स्ट पार्टिसिपेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई और रेफर अदर पार्टिसिपेंट। मतलब इसमें जो है ऐसे रेयर केसेस के इसमें जो है ऐसे यूज़ किया जाता है, इस मेथड इस टेक्निक्स को रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई HIV वाला पेशेंट है और फिर उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, फिर वो अपने दूसरे किसी ऐसे क्लाइंट को जिसे वो जानता हो कि भाई इस बंदे को भी HIV है, तो उसे बताएगा कि आप वहाँ पर जाए, अपनी इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च वगैरह चल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो दूसरे को रेफ़र करता है। तो उसके थ्रू हमें जो है नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस पे हम अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं और हमारे सैंपल भी उसके थ्रू आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। हमने इसे डिटेल में देखा। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।